तो 11वीं अर्थशास्त्र का जो अर्धवार्षिक का पेपर है उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो डाल दिया जा चुका था। अब 11वीं कक्षा 11वीं का विकल्प के बाद छठवां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के हैं, छठवां क्वेश्चन से शुरू करेंगे उत्तर। तो देखेंगे प्रश्न छठवां आया है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन या अर्थशास्त्र का अध्ययन का महत्व क्या है। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आशय यही है कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, क्यों अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से अनेक पक्षों को फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ हम उत्तर के रूप में 2 या 3 पॉइंट देखेंगे। तो हम पहला पॉइंट मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में जो उत्पादक होते हैं उनके लिए अर्थशास्त्र का महत्व होता है। तो इस प्रकार से हम पहला पॉइंट बनाएंगे इसको, यहाँ पर दूसरा है पर। तो पहला पॉइंट रहेगा उत्पादकों के लिए महत्व। अर्थशास्त्र से उत्पादकों के लिए महत्व क्या है। इसमें उत्पादक अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो। यह उत्पादन के विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो उत्पादन के जो सिद्धांत होते हैं इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में दिया होता है, इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन कर उत्पादक अपने लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं के लिए महत्व। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ताओं के लिए भी महत्व है। किस प्रकार। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण को अधिकतम करना है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत इसमें हमारी मदद करते हैं। उदाहरण, समसीमांत उपयोगिता द्वारा समसीमांत उपयोगिता नियम होता है एक, जो उपभोक्ता व्यवहार का नियम है। तो इस नियम के द्वारा उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अर्थात उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करें, इसके लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र का महत्व या अर्थशास्त्र क्यों अध्ययन आवश्यक है। तो अगला पॉइंट है कीमत निर्धारण में महत्व। किसी भी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, तो उसके लिए अर्थशास्त्र में सिद्धांत दिए जाते हैं। किस प्रकार। आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ही फर्म होता है अब एक उत्पादन करने वाली इकाई, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाई फर्म कहलाती है। तो फर्म अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर कर सकती है जहां सीमांत लागत, किसी वस्तु की एक सीमांत लागत होती है और वस्तु की सीमांत आगम भी होती है। तो जब तक सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर ना हो जाएं तब तक वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं होती। इस स्थिति में फर्म के लाभ अधिकतम होते हैं। और भी है अगला पॉइंट, वितरण की समस्याओं के हल में महत्व। चूँकि जब उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के साधन उत्पाद की सेवाएं देते हैं। उस समय उत्पत्ति के साधनों के बीच उनके प्रतिफल का वितरण होता है, बंटवारा होता है, जिसे वितरण की समस्याओं के संबंध में बात की जाती है। तो संसाधनों के बीच वितरण की समस्याओं को हल करना भी अर्थशास्त्र का एक कार्य है या योगदान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वितरण की समस्याओं को हल करने में अर्थशास्त्र का महत्व है। अगला पॉइंट है नियोजकों के लिए। नियोजक मतलब होता है जो नियोजन करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, सरकारी नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो उन नियोजकों या आर्थिक नीतियाँ बनाने वालों को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की सहायता
लेनी पड़ती है ताकि वे उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम उत्पादन एवं कुशल उपभोग कर सकें। तो इस प्रकार से 2 ही पॉइंट हमें याद रखना है, बाकी केवल प्रश्न को समझाने के लिए पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। जीवन स्तर वृद्धि में महत्व। जीवन स्तर का आशय होता है आपके जीवन जीने का तरीका, सुख सुविधाओं की उपलब्धता। तो अर्थशास्त्र का महत्व ये है कि यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को उपयोग में लाया जाए अर्थव्यवस्था में, तो जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। अर्थशास्त्र जीवन स्तर वृद्धि में सहायता देती है। प्रश्न 6वां का अथवा है सांख्यिकी के 2 कार्य बताइए। तो हम यहाँ पर केवल 2 ही कार्यों की बात करेंगे। सबसे पहला कार्य है सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों में पहला कार्य है विशाल मतलब बड़े आकार के, जटिल यानी कि कठिन तथ्यों को, तथ्य मतलब आंकड़े, समंक को सरल बनाना। तो इस प्रकार से पहला कार्य क्या हो जाएगा, विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी का पहला कार्य होता है आंकड़ों को सरल बनाना। एक सामान्य व्यक्ति एकत्रित विशाल एवं जटिल समंकों को ना तो समझ सकता है और ना ही उनसे कोई निष्कर्ष निकाल सकता है, परंतु सांख्यिकीय रीतियों के प्रयोग से उनका वर्गीकरण, सारणीयन, बिंदु रेखीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आदि द्वारा इन विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाकर आसानी से समझा जा सकता है। तो ये हो गया इसका पहला कार्य सांख्यिकी का। दूसरा कार्य है तथ्यों को यानी कि समंकों या आंकड़ों को तुलनात्मक बनाना, एक दूसरे से तुलना रूप में प्रस्तुत करना। इस प्रकार से अगला क्या हो जाएगा, तथ्यों को तुलनात्मक अध्ययन हेतु तैयार करना भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तुलनात्मक अध्ययन का यह कार्य सांख्यिकी की विभिन्न रीतियां संभव बनाती हैं। तो 2 ही पॉइंट पूछे गए थे, लेकिन हम 2 पॉइंट पे और चर्चा कर ले रहे। अगला है तीसरा, नीति निर्माण में सहायता देना। सांख्यिकी का एक प्रमुख कार्य विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों के निर्माण में सहायता देना है। देश की व्यापार नीति, मूल्य, कर नीति आदि का निर्धारण एकत्रित समंकों का विश्लेषण करके ही संभव होता है। तो ये सांख्यिकी का तीसरा कार्य हो गया। चौथा है व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि। सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान व अनुभव करने की शक्ति में वृद्धि करती है एवं सांख्यिकी के अध्ययन से विचारों को स्पष्टता और निश्चयात्मकता प्राप्त होती है। सांख्यिकी में समंकों का विश्लेषण व निर्वचन करने से तार्किक शक्ति का विकास होता है तथा समस्या के समाधान का उचित हल का दृष्टिकोण स्वतः ही विकसित होने लगता है। और प्रश्न 7वां दिया गया है, अपरिष्कृत आंकड़े क्या कहलाते हैं या अपरिष्कृत आंकड़े किन्हें कहते हैं। तो ये प्रश्न सामान्य सा है। अपरिष्कृत आंकड़ों का आशय होता है ऐसे आंकड़े जिनको अभी व्यवस्थित नहीं किया गया है, उनकी प्रकृति या उनकी सजातीयता के आधार पर, जिन्हें अभी समझना कठिन है या जिनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। उन्हें निष्कर्ष निकालने या समझने के लिए पहले एक व्यवस्थित क्रम में उनकी प्रकृति, उनकी गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित करने होंगे। इस प्रकार उत्तर क्या बनेगा इस प्रश्न का? प्रश्न 7वां का उत्तर है अपरिष्कृत आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जो कच्चे माल की तरह होते हैं अथवा अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित, कच्चे माल की तरह अव्यवस्थित होते हैं, जिनको समझने योग्य
बनाने के लिए उनकी प्रकृति एवं सजातीयता के आधार पर व्यवस्थित करना होता है। अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। ओके, तो ये सामान्य सा प्रश्न है। अगला 7वां का अथवा प्रश्न था, वर्गीकरण से क्या आशय है। तो वर्गीकरण से आशय देखेंगे उत्तर, समांकों या आंकड़ों को समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और भी परिभाषा है, कॉर्नर एक सांख्यिक है। वर्गीकरण जो है तथ्यों को वास्तविक या कल्पित रूप में उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। और इससे व्यक्तिगत इकाइयाँ यानी कि जो आंकड़े होते हैं उनको व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में उनमें जो विविधता पाई जाती है या गुणों की एकता पाई जाती है वो व्यक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 8वां है, सरल दंड चित्र से क्या आशय है, या सरल दंड चित्र को परिभाषित कीजिए। तो उसका उत्तर यहाँ पर है, सरल दंड चित्र, यदि चित्र पदमूल्यों के अनुपात में ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाला हो तो वह सरल दंड चित्र कहलाता है। इस प्रकार के चित्रों में दंडों के मध्य समांतर यानी कि अंतर समान रखा जाता है तथा दंड चित्र उदग्र या क्षैतिज हो सकते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों, काल श्रेणी तथा स्थान अनुसार समंक श्रेणी के प्रदर्शन के लिए सरल दंड चित्र विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। सरल दंड चित्र की रचना करते समय सबसे अधिक मूल्य के आधार पर एक उचित मापदंड निश्चित कर लिया जाता है। तत्पश्चात सभी दंड इसी पैमाने के अनुसार बनाए जाते हैं। चित्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए दंडों में रंग भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार इसको दोहरा लेंगे कि यदि चित्र पदमूल्यों के अनुपात में ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाला हो तो वह सरल दंड चित्र कहलाता है। इस प्रकार के चित्र में दंडों के मध्य समान अंतर रखा जाता है। दंड चित्र उदग्र या क्षैतिज हो सकते हैं। इनको कौन कौन से आंकड़ों में, कौन कौन से मूल्यों में प्रयोग किया जाता है सरल दंड चित्रों को? व्यक्तिगत मूल्यों, काल श्रेणी तथा स्थान अनुसार समंक श्रेणी के प्रदर्शन के लिए सरल दंड चित्र विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। ये सरल दंड चित्र का एक एग्जाम्पल है। ये सवाल इस तरीके से आते हैं, विभिन्न वर्षों के आंकड़े दिए हैं जनसंख्या के और फिर उनको चित्र में दिखाया गया है। तो जिस वर्ष में जितनी जनसंख्या रही है उतना अधिकतम पैमाना लेकर दंड की ऊंचाई को निर्धारित किया गया है। प्रश्न 8वां का अथवा है, बहुगुणी दंड चित्र क्या है। तो बहुगुणी दंड चित्र की परिभाषा देना है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या परिभाषा है। बहुगुणी दंड चित्र 2 या 2 से अधिक संबंधित अंक समूहों यानी कि आंकड़ों के समूहों, 2 या 2 से अधिक संबंधित अंक समूहों
जैसे हम कहें कि आयात और निर्यात। आयात और निर्यात क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का विदेशों से आना या क्रय करके लाना, खरीद के लाना आयात, और अपने यहाँ बनी वस्तुओं को विदेशों में बेचना निर्यात कहलाता है। तो एक ही समय पे ये क्या है, दो प्रकार के संबंधित अंक हैं। तो इन अंक समूहों की कई वर्षों अथवा स्थानों की तुलना करने के लिए, तो दो या दो से अधिक संबंधित अंक समूह यानी कि आंकड़े, और उन आंकड़ों को कई वर्षों, दो या दो से अधिक वर्षों या स्थानों की तुलना करने के लिए या इन आंकड़ों को दिखाने के लिए बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चित्र की रचना करते समय एक स्थान या समय से संबंधित विभिन्न तथ्यों के दंड चित्र एक दूसरे से मिलकर बनाए जाते हैं, फिर थोड़ा रिक्त स्थान छोड़कर दूसरे स्थान या समय के दंड चित्र उसी क्रम में बनाए जाते हैं। यहाँ तक क्या कहा गया है कि इस प्रकार के चित्र की रचना करते समय एक स्थान या समय से संबंधित विभिन्न तथ्यों के दंड चित्र एक दूसरे से मिलकर बनाए जाते हैं, मिलाकर बनाए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलाकर पास पास जुड़े हुए। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये है बहुगुणी दंड चित्र। यहाँ पर आयात निर्यात के आंकड़े दिए गए हैं। ये 1997-98 में ये आयात है, अधिक दिख रहा है, ये निर्यात है। तो इसको ऐसे रेखांकित किया जाता है। ये दो दंड एक दूसरे से सटे हुए मिलाकर बने हुए हैं, क्योंकि दो प्रकार के आंकड़े एक वर्ष के दिखाए जा रहे हैं। फिर ये आंकड़े अगले वर्ष के लिए दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आयात का थोड़ा बड़ा है, ये निर्यात का थोड़ा छोटा है। ऐसे ही अगले वर्ष का आयात और निर्यात, और अगले वर्ष का आयात और निर्यात, और अगले वर्ष का आयात और निर्यात। तो ये बहुगुणी दंड चित्र है। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लेंगे। वीडियो को रोककर प्रश्न को नोट कर सकते हैं, उत्तर को नोट कर सकते हैं। दो या दो से अधिक संबंधित अंक समूहों या आंकड़ों की कई वर्षों अथवा स्थानों की तुलना करने के लिए ही बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चित्र की रचना करते समय एक स्थान या समय से संबंधित विभिन्न तथ्यों के दंड चित्र एक दूसरे से मिलाकर बनाए जाते हैं, फिर थोड़ा रिक्त स्थान छोड़कर दूसरे स्थान या समय के दंड चित्र उसी क्रम में बनाए जाते हैं। तो वीडियो में और भी पूरा उत्तर है, जिनको समझ में ना आए तो नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है एक सवाल, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और आंकड़े दिए गए हैं ABCD करके J तक। तो ये छात्र हैं ABCD और उनके प्राप्तांक हैं, अंक हैं। कितने अंक दिए गए हैं पेपर में मिला सकते हैं? 30, 22, 25, 15, 20, 18, 65, 40, 50, 55। तो इनसे समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इनके लिए हम एक तालिका बना लेंगे। तालिका में हम ऊपर से नीचे की ओर तालिका बनाएंगे। तो छात्र लिख लेंगे ABCDEFJ तक, और उनके सामने अंक लिख लेंगे। जो भी अंक हैं उनके सामने उनके अंक लिख लेंगे, और हम इसका लगाएंगे जोड़। तो इसका जोड़ आ रहा है 340। फिर समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा x बटे n, जहाँ पर सिग्मा x का मतलब होता है आंकड़ों का योग, और n का मतलब होता है, जो सूत्र में n है उसका मतलब होता है आंकड़ों की संख्या, और x बार का मतलब होता है समांतर माध्य। तो इस प्रकार से इस सूत्र में मान रख देंगे। क्या आ जाएगा? x बार बराबर 340 ही योग आया है, बटे इनकी गिनती लगाएंगे तो वो 10 हैं।
तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 34। तो इसका फाइनल आंसर है 34। ओके छात्र देखेंगे 9 का अथवा क्वेश्चन पूछा गया है माध्यिका ज्ञात करो। क्योंकि मैंने ये आंकड़े एग्जाम्पल के तौर पे कहीं और से लिए हैं, लेकिन उसमें प्रश्न में 9 अंक दिए गए हैं और उन 9 अंकों के माध्यम से हमें माध्यिका की गणना करना है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको हल करना सीखेंगे। तो आप इस एग्जाम्पल को देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए चूंकि सिंगल अंक दिए गए हैं तो वो हैं सिंगल अंक दिए गए हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी है, और व्यक्तिगत श्रेणी में हम किस प्रकार माध्यिका की गणना करते हैं। तो माध्यिका की गणना करने से सबसे पहला कार्य क्या करना होता है, आरोही क्रम जमाना पड़ता है आंकड़ों का। तो हमें जो भी एग्जाम्पल दिया रहता है, जो भी सवाल दिया रहता है, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि अंकों की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू के हिसाब से बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। तो हमें जैसे अंक हमने इस एग्जाम्पल में लिए गए उसका हमने आरोही क्रम जमाया है। सबसे छोटा अंक था 4, उससे बड़ा था 6, उससे बड़ा था 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 15 और 20। इस प्रकार से इनकी हम गिनती लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या है 9। आपके जो पेपर में दिए गए उनकी भी संख्या 9 है। टोटल अंक कितने हैं, 9। अब हम जब माध्यिका ज्ञात करेंगे तो सूत्र रहता है m बराबर n धन 1/2 वां पद। इस सूत्र में मान रख देंगे। यहाँ पर केवल n का मान ढूंढना है। n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या 9 है, तो इसमें मान रख देंगे m बराबर n बराबर 9 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 10/2, और 2 का 10 में भाग देने से 5 आ जाएंगे। 5वां पद जो है माध्यिका है, तो उसका मूल्य कितना है, यहाँ पर देखेंगे 5वां पद है 9। 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है, 9। तो 5वां पद का जिसका मूल्य कितना है, 9, ये माध्यिका हो जाएगा। तो चूंकि 9 5वां पद है, ये माध्यिका हो जाएगा। इस तरीके से ज्ञात करते हैं। जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न 9 का अथवा था। तो देखेंगे अगला प्रश्न 10वां है, धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध क्या है, परिभाषित कीजिए। तो चूँकि हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, और सांख्यिकी काय पर कार्य करती है, आंकड़ों पर। आंकड़े मतलब यहाँ पर चर शब्द दिया गया है उसको चर। तो आंकड़े 2 प्रकार के आंकड़े हों तो वो चर कहलाते हैं। 2 प्रकार के चर, इनको हम x और y मान सकते हैं, x सीरीज और y सीरीज। तो इन दोनों में यदि संबंध है, यदि इनमें एक दूसरे में कारण एवं परिणाम के भी रूप में संबंध है तो उसे सहसंबंध कहेंगे। इन दोनों अंकों में, इन दोनों चरों में सहसंबंध है। अब सहसंबंध के कुछ प्रकार होते हैं। सहसंबंध के प्रकारों में पहला प्रकार होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध। तो इसी का क्वेश्चन पूछा गया है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध क्या है। तो धनात्मक का मतलब होता है जब x y एक ही दिशा में परिवर्तित हों, तो इसका मतलब इनके बीच में धनात्मक सहसंबंध है। और यदि इनमें परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो उसे कहेंगे ऋणात्मक सहसंबंध। तो देखेंगे क्या परिभाषा दी गई है। यदि एक चर में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि या कमी होती है। मतलब क्या हो रहा है, एक चर में कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी, और यदि एक चर में वृद्धि हो रही तो दूसरे में भी वृद्धि, यानी एक साथ है वृद्धि होती है या एक साथ कमी होती है। अर्थात दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन हो तो सहसंबंध धनात्मक कहलाता है। तो जब एक ही दिशा में दोनों सीरीज में परिवर्तन हो, दोनों चरों में परिवर्तन हो, तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके विपरीत
यदि एक चर में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे चर में कमी या वृद्धि हो। परिभाषा में ये कहा जा रहा है कि यदि एक चर में वृद्धि दूसरे चर में कमी, या एक चर में कमी और दूसरे चर में वृद्धि, यानी कि विपरीत दिशाओं में, अर्थात दोनों में विपरीत दिशाओं में परिवर्तन हो, तो यह सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ओके, इसको नोट कर सकते हैं वीडियो रोककर। अगला प्रश्न है 10वां का अथवा है। क्योंकि हम अथवा इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि वार्षिक परीक्षा में अथवा भी आ सकता है, यानी कि यहाँ से अथवा ले लिया जा सकता है और मेन प्रश्न कोई और लिया जा सकता है, इसलिए हम अथवा भी प्रश्न कवर करके चल रहे हैं। यानी हमारे जो क्वेश्चन आए हैं 6 से 23 तक ये सभी अथवा हैं, तो हमारे पास लगभग 13 दूनी 26 प्रश्न, नहीं 17 दूनी 34 क्वेश्चन आ जाएंगे। 17 दूनी 34 क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे, तो इनमें से अधिकतम प्रश्नों की संभावना रहती है। तो प्रश्न 10वां का अथवा आया है सूचकांक। यहाँ पुस्तक में दिया गया है निर्देशांक। निर्देशांक का इंग्लिश वर्ड है इंडेक्स नंबर, और सूचकांक का इंग्लिश वर्ड भी इंडेक्स नंबर, यानी कि सूचकांक को ही निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है निर्देशांक या सूचकांक। आपको जो प्रश्न आया है सूचकांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या सूचकांक का अध्ययन क्यों आवश्यक है, अर्थात निर्देशांक या सूचकांक का महत्व क्या है। तो वर्तमान में सूचकांक के अध्ययन की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि सूचकांक या निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो मूल्य वस्तुओं के विभिन्न प्रकार की मजदूरियों के, यानी कि मूल्यों की माप या मूल्यों के इंडेक्स होते हैं, यानी निर्देशांक होते हैं, निर्देश करते हैं मूल्यों को कि मूल्य किस तरफ जा सकते हैं, भविष्य में मूल्य किस प्रकार जा सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सूचकांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 पॉइंट में देंगे। पहला पॉइंट है जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक या जीवन निर्वाह लागत ज्ञात करना, या जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक को समझने के लिए सूचकांकों की आवश्यकता पड़ती है। इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, जीवन निर्वाह लागत में निर्देशांक से हमें यह पता लगता है कि जीवन निर्वाह लागत में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, अर्थात श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी घट रही है या बढ़ रही है। जीवन निर्वाह लागत का मतलब होता है जीवन जीने के लिए कितने व्यय की आवश्यकता है। तो चूंकि सबसे कम जो आय होती है, सबसे कम धन जो होता है वो श्रमिकों का होता है, क्योंकि उन्हें अपना जीवन जीने के लिए मजदूरी यानी कि कार्य करना होता है और उसके बदले में मजदूरी मिलती है। तो वो मिलने वाली मजदूरी घट रही है या बढ़ रही है, क्योंकि मजदूरी उनको मिलती है जितनी, लेकिन उससे ज़्यादा वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाती है तो उनकी वास्तविक मजदूरी घट जाती है। तो मजदूरी घट जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये कौन बताता है, निर्देशांक या सूचकांक, इंडेक्स नंबर। सूचकांक बताते हैं कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार से श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी घट रही है या बढ़ रही है। इन निर्देशांकों की सहायता से मजदूरी तथा जीवन निर्वाह लागत का समायोजन किया जा सकता है, जिससे सेवा योजकों या श्रमिकों के मध्य सेवा योजक होते हैं जो श्रमिकों से कार्य कराते हैं या श्रमिकों को कार्य देते हैं। तो सेवा योजकों तथा श्रमिकों के मध्य मधुर संबंध बनाए जा सकते हैं या बनाए जाने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से सूचकांक क्यों आवश्यक हैं, जीवन निर्वाह लागत
निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। उसकी डिटेल ये है। क्योंकि 2 पॉइंट में उत्तर देना है तो अगला पॉइंट है मुद्रा के मूल्य की माप। जो हमारे पास मुद्रा होती है, हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया। तो उसकी एक क्रय शक्ति होती है। कितनी क्रय शक्ति है वो ही उसका मूल्य कहलाता है। मुद्रा का भी स्वयं का एक मूल्य होता है। तो देखेंगे इस पॉइंट को, मुद्रा के मूल्य की माप। सामान्य मूल्य निर्देशांक की सहायता से, ये निर्देशांक यानी कि सूचकांक की सहायता से हम मुद्रा के आंतरिक मूल्य में हुए परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्देशांक के द्वारा हम हमारी मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति या आंतरिक मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक कमी या वृद्धि दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। सरकार को इन निर्देशांकों की मदद से यह मालूम हो जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों पर कीमत स्तर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अतः सरकार इन निर्देशांकों की सहायता से अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों के माध्यम से स्थायित्व बनाए रखा जा सकता है। तो सरकार क्या करती है? इन निर्देशांकों की सहायता से अपनी आर्थिक नीतियां बनाकर अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बनाती है। और भी हैं पॉइंट, याद कर सकते हो कम से कम 4 पॉइंट। व्यापारियों के लिए उपयोगिता। तो निर्देशांक या सूचकांक विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के सूचक होते हैं। तो इन निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न व्यापारी अपनी व्यापार की जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों के बारे में पता कर सकते हैं एवं व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे ही उत्पादन के बारे में जानकारी। तो उत्पादन संबंधी निर्देशांकों या सूचकांकों से इस संबंध की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस उद्योग में उत्पादन बढ़ रहा है और किस उद्योग में उत्पादन घट रहा है और इसकी दर क्या है। निर्देशांक की सहायता से ही सरकार उद्योग विशेष को दी जाने वाली आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी, अनुदान संबंधी नीति का निर्धारण करती है। सरकार क्या करती है? विभिन्न उद्योगों को उत्पादन के लिए सहायता देती है यानी कि अनुदान देती है। ओके, तो प्रश्न 12वां पूछा गया है, औपनिवेशिक काल में कृषि की गतिहीनता के कारण, यानी कि औपनिवेशिक काल कब माना जाता है? जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया या अंग्रेजी शासनकाल को, पूरे शासनकाल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो उस समय कृषि यानी कि भारतीय कृषि में गतिहीनता क्यों थी? तो उसके लिए हमें, चूंकि ये प्रश्न 2 नंबर का है तो 2 नंबर का आंसर देना है। इसमें 2 पॉइंट रखना है। पहला पॉइंट हम रखेंगे, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने क्या किया? नवीन भूमि व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में क्या था देखेंगे। अंग्रेजों ने भारत में परंपरागत राजकीय सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर, यानी कि ये एक कृषि व्यवसाय में एक व्यवस्था थी, राजकीय सामंतवादी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था के स्थान पर ब्रिटिश सामंतवादी, यानी इन्होंने नया कुछ नहीं किया, परंपरागत राजकीय सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर ब्रिटिश सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना की। इसके अंतर्गत लगान वसूलने का कार्य जमींदारों को सौंप दिया, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया? जमींदारों को नियुक्त कर दिया और कृषि यानी कि कृषकों से लगान वसूलने के लिए किसको रखा गया? जमींदारों को। ये जमींदार किसानों से ऊंचा लगान वसूल करते थे, चाहे फसल कैसी भी हुई हो, फसल अच्छी निकली हो या बुरी निकली हो, ये क्या करते थे? ऊंचा लगान वसूल करते थे। लगान की दर पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार यह किसानों का शोषण करते थे। तो किसान, चूंकि उनका शोषण होता था, तो वो
कोई विकास नहीं कर पाते थे। मतलब कि परिणाम स्वरूप परिणामतः क्या होता था, कृषि की गतिहीनता, कृषि में कोई प्रगति नहीं होती थी। किसानों को कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए कोई प्रेरणा नहीं रही, इसलिए क्या है, प्रेरणा नहीं रही, गतिहीन रही। जमींदार भी इस दिशा में कोई रुचि नहीं लेते थे, यानी कि कृषि पिछड़ी होने पर भी जमींदार कृषि विकास के लिए कोई रुचि नहीं लेते थे। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता कम होती गई। ऊंचा लगान व जुर्माना देने के कारण किसान महाजन कौन होते हैं, जो कृषकों को उधार देते हैं, महाजनों व जमींदारों के ऋणी होते गए और उनकी भूमि, यानी कि कृषकों की भूमि जमींदारों और महाजनों के पास पहुंच गई। इस प्रकार देश में भूमिहीन खेतीहरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। तो ये पहला कारण हो गया पूरा। तो जितना उचित लगे उतना समझ के इसका उत्तर, यानी कि पहला पॉइंट लिख लें। अगला दूसरा पॉइंट बनाना है हमें, कृषि का व्यवसायीकरण। अंग्रेजों ने मतलब कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय कृषि चूँकि पहले आवश्यकता वाले अनाजों को या वस्तुओं को उगाते थे भारतीय कृषक, परंतु इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी फसलें उगाना शुरू करवा दी जो केवल व्यवसाय के लिए उपयोगी थी। तो देखेंगे क्या, ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। कृषि के व्यवसायीकरण का आशय कृषि में किसान द्वारा अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकता वाली फसल के स्थान पर, तो अपनी आवश्यकता की फसलों के स्थान पर उन फसलों को प्राथमिकता दी जाने लगी जिनका देसी व विदेशी बाजारों में अधिक मूल्य था, यानी कि देसी विदेशी बाजारों के दृष्टिकोण से अधिक मूल्य था। इसमें क्या किया गया, मतलब क्या हुआ, कृषि के व्यवसायीकरण के कारण किसान खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि के स्थान पर नगदी फसलों चाय, नील, कपास, गन्ना आदि का उत्पादन करने लगे। कृषि के व्यवसायीकरण के पीछे प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि उनकी एक चाल थी, अंग्रेजों की एक चाल थी। क्या थी, ब्रिटिश सरकार की नीति, क्योंकि यहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन कराना था जिनकी आवश्यकता ब्रिटिश मिलों, यानी कि ब्रिटिश कारखानों एवं व्यक्तियों को थी, तो उनका उत्पादन यहाँ भारत में शुरू करवा दिया। नए भूमि संबंधों के कारण किसानों को लगान चुकाने के लिए अब रोकड़ राशि की आवश्यकता थी। तो रोकड़ राशि यानी कि नकदी की आवश्यकता थी, काय के लिए, करों को चुकाने के लिए कृषकों को रोकड़ राशि की आवश्यकता थी। तो रोकड़ राशि कहाँ से प्राप्त हो सकती थी, व्यावसायिक फसलों उगाकर बेचकर। परिवहन व संचार साधनों का विकास होने के कारण आवागमन सरल हो गया। चूँकि परिवहन व संचार के साधन अंग्रेजी शासन में उपलब्ध हो गए, तो आवागमन सरल हो गया। नगदी फसलों की कीमतें ऊंची होने के कारण किसान को इनके उत्पादन में लाभ होने लगा। तो इस प्रकार से कृषि का व्यवसायीकरण जो था वो एक प्रकार से कृषि में गतिहीनता का कारण बना। कैसे, कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप गरीबी व ऋणग्रस्तता बढ़ती गई, जोतों का उपविभाजन व विखंडन प्रारंभ हो गया, खाद्यान्नों की कमी के कारण अकाल पड़ने लगे, साहूकार, महाजन व व्यापारी वर्ग का उदय हुआ तथा खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। यदि खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब है कृषि में गतिहीनता है। तो प्रश्न का उत्तर ये है, 2 पॉइंट बना के लिखना है और इसमें से पूरा नोट नहीं करना है, लेकिन समझ के दो पॉइंट बना लेना है। ओके, तो छात्र देखेंगे
प्रश्न 12वां का अथवा दिया गया है कि किन किन लोगों ने औपनिवेशिक काल में, मतलब कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय की गणना की या प्रति व्यक्ति आय की गणना की। तो कुछ अर्थशास्त्री थे जिनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज। डाउटनेट के मुताबिक निम्नलिखित कुछ उल्लेखनीय अर्थशास्त्री हैं जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने में लगे थे। आय दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फाइनलेशियस, वी.के.आर.वी. राव बनाम आर.सी. देसाई। इनमें से वी.के.आर.वी. राव, जिनके अनुमान औपनिवेशिक काल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो देखेंगे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज, वी.के.आर.वी. राव बनाम आर.सी. देसाई। इनमें से वी.के.आर.वी. राव, जिनके अनुमान औपनिवेशिक काल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो ये प्रश्न 12वां का अथवा का उत्तर है। ये थे प्रश्न 6 से 12 तक मैं अथवा के प्रश्न के उत्तर। बाकी प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में मिल जाएंगे। और जिनके जो भी क्वेश्चन हों कमेंट में अपने प्रश्न रख सकते हैं। और ये चैनल जो है आपके लिए बनाया गया है 11वीं 12वीं आर्ट एवं कॉमर्स वालों के लिए। तो एक दूसरे से शेयर करके बता सकते हैं और सभी से सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके, ताकि अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू।